स्वागत है आप सभी का जीके स्पोर्ट्स साइट में। तो आज की इस घटना चक्र का प्राचीन भारत का जो सीरीज चल रहा है, इसमें आज का टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश के जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें जो दक्षिण भारत के जो थे शासक चोल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव और सोलंकी वंश से जो भी प्रश्न हैं उसको अब पढ़ेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये प्राचीन भारत का इतिहास जो है 2 क्लास और चलेगा। उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत का घटना चक्र करेंगे। और इसका PDF टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो वहाँ से आप सभी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो बता दें कि जो 9वीं शताब्दी ईस्वी में जो चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी वो विजयालय के द्वारा डाली गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं जो अभी प्रश्न हम लोगों ने किया उसका। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। आपने अभी देखा जो प्रारंभ में क्या था, पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर जो वर्तमान में तंजावुर है को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लवों एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। ठीक है, निरंतर संघर्ष यानी कि लड़ाई चल रही थी। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया था। निर्बल आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पांड्य का जो साम्राज्य था उस वक्त निर्बल यानी कमज़ोर पड़ गया था। तो उसी का लाभ उठाकर विजयालय ने क्या किया, तंजौर पर अधिकार कर लिया था। और वहाँ उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे भी अगर प्रश्न बनता है तो बनेगा। और विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया था। तो ये था इसका व्याख्या, आपने अच्छा से समझा होगा। अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है और ये BPSC 60 में आया हुआ है 2022 में। तो क्या हो जाएगा प्रश्न, विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ये प्रश्न है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं फिर आंसर करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। जो प्रसिद्ध नंदी मूर्ति जो है वो जो है बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसका व्याख्या देखना चाहते हैं आप सभी तो यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर जो राजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए ये दोनों नाम याद रख लीजिएगा, राजेश्वर और बृहदेश्वर का निर्माण कब हुआ था, राजराज प्रथम के काल में हुआ था। और भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। तो ये भी याद रखेंगे कि किस शैली में है, द्रविड़ शैली में। और इसका विशाल प्रांगण यहाँ देख सकते हैं इतना का आकार में है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर के बही भाग में नंदी का एक आश्रम विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किस शासनकाल के, यानी चोल सम्राट के काल में हुआ था। तो ऊपर हम लोगों ने व्याख्या भी पढ़ा था जिसमें हमको एक नाम मिला था जिसका नाम था राजराज प्रथम। आपने अभी देखा होगा नाम क्या मिला था, राजराज प्रथम। तो बृहदेश्वर मंदिर जो निर्मित हुआ था राजराज प्रथम जो कि चोल साम्राज्य से संबंधित थे उसी के शासनकाल में ये बना था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो चोल जो राज्य था उसका किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। प्रश्न 5 का व्याख्या देखें तो कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर
कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरेयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। अगला प्रश्न है, चोलों की राजधानी थी तो कहाँ थी? अभी हम लोगों ने देखा तंजौर थी, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और ऊपर भी हमने व्याख्या किया था तो हमें तंजौर ही मिला था, तो चोलों की राजधानी तंजौर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वो थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल साम्राज्य जो प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। और अभी जो 7 प्रश्न था वो भी इससे ही रिलेटेड था, और ये प्रश्न आया हुआ है 2017 में, तो इससे अच्छा से पढ़ लेंगे। प्रश्न 9 है, चोल युग प्रसिद्ध था। तो चोल युग अभी जो प्रश्न देखिए किसके लिए? ग्रामीण धार्मिक विकास या राष्ट्रकूट के युद्ध या लंका से व्यापार या फिर ग्रामीण सभ्यता? आप सभी आंसर कर पाएंगे, इसका क्या होगा? ग्रामीण सभ्यता, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, और प्रश्न 10 जो है वो भी वही प्रश्न है लेकिन इसे थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो अभी आप लोगों ने अभी चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और आंसर ये हो जाएगा चोल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि उत्तम ग्राम प्रशासन कहाँ था? तो चोल साम्राज्य में था। और ये दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं, तो चोल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न को बहुत बार रिपीट किया गया है तो आप सभी तो इसे याद ही कर लीजिएगा। देखिए, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था ग्रामीण प्रशासन, तो क्या हो जाएगा? चोल, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो हो जाएगा चोल, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तो वो हो जाएगा उत्तर मेरूर में है। इसकी व्याख्या की बात करें तो देखिए यहाँ पे चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियाँ की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से करते हैं, तो ये इसका मेन पॉइंट है। और प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी, ये भी याद रखेंगे, जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन कार्य देखता था? तो ये इसका मेन पॉइंट है कि उद्यान प्रशासन जो है वो कौन सा चोल शासकों में शासनकाल में देखा जाता था, तो उसका नाम, तो उसका हो जाएगा टोड वॉरियम जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे उद्यान प्रशासन देखता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के सेलेन साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, तो कुछ क्षेत्रों को जीता, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 कथन दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी 1 और दोनों सही। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परातक प्रथम ने की थी। तो द्रविड़ देश में चोल स्थापत्य की स्थापना वस्तुतः देखते तो परातक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मधुरकोंड की उपाधि धारण की थी। तो मधुरकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो परातक प्रथम। और किसे हराकर? तो पांड्य राजा को। राजराज प्रथम तंजौर अभिलेख के अनुसार सिंहल श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य और केरल चेर के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था।
इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राजे यानी कि केरल पे आक्रमण किया और कंडरूल के मैदान में परास्त किया। राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। अतः देखें तो दोनों कथन सही है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियाँ मेदेवीकृत प्रायः है। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है प्रायः जो है चतुर्भुज है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नटराज की प्रतिमा है। इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियाँ का निर्माण करवाया, यानी बहुत सारे मूर्ति का निर्माण करवाया जो कि पत्थर तथा धातु की थी। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियाँ का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियाँ नटराज शिव की है जो बड़ी संख्या में मिली है। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है और ये जो मूर्तियाँ हैं प्रायः क्या है चतुर्भुज है। प्रश्न 19 है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है। तो अभी हमने जो व्याख्या देखा था उसमें क्या देखा था और उसमें हमें क्या मिला था। तो सबसे जो प्रतिमा है और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो क्या है, नटराज के शिव की कांसे की प्रतिमा हम लोगों ने अभी देखा था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हम लोगों ने संगमरमर की प्रतिमा भी पढ़ा? तो नहीं। विष्णु भगवान के पत्थर के बारे में पढ़ा क्या? तो नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नटराज का प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 21, इसे प्रश्न अच्छा से इसे देखिएगा कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। दक्षिणामूर्ति यानी कि शिव की जो प्रतिमा है वो उनका जो फेस है वो दक्षिण की ओर है। तो उन्हें किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है कि विश्राम करते हुए, नृत्य करते हुए, ध्यान मग्न करते हुए, शिक्षक। तो ये उनका जो दक्षिणामूर्ति है वो शिक्षक के रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ देखिए हम आगे देखते हैं तो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं, यह दिखाया गया है। और इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस तरह हमारा जो देखिए ऑप्शन तो क्या होगा, गुरु शिक्षक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 72 व्यापारी चीन किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? यानी 72 व्यापारी को चीन में किसके शासनकाल में भेजा गया था? तो कोलुतुंग प्रथम के समय भेजा गया था। और ये जो 72 व्यापारी थे ये चोल साम्राज्य के दूत थे। तो ये हो जाएगा और इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो चोल था जो अपने नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज और एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उसने श्रीविजय, सिंहल, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वो है? तो बंगाल की खाड़ी में चोल झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। और राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम के क्या थे? पुत्र थे। तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। उसकी मृत्यु के बाद यानी राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। और ये इस प्रश्न का व्याख्या है तो आप सभी इसे पढ़ सकते हैं इसे रोककर।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, गंगैकोंडचोपुलम की स्थापना किसने की थी? तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रथम। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गंगैकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की गई थी, किसने की थी? तो वही हो जाएगा इसका राजेंद्र प्रथम ने किया था। प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? तो ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। उत्तरी भाग के श्रीलंका पर जो विजय प्राप्त किया था राजराज प्रथम ने किया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। इसे थोड़ा विस्तार में देखते हैं। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनपुरुपोवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया। इसका नाम इसने क्या रखा था? जननाथ मंगलम। जो राज थे वो शिव को मानने वाले थे और उसने एक शिव पादशेखर की उपाधि भी धारण की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने सिनोल पे विजय प्राप्त की थी। यहाँ चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप या श्रीलंका विजय सिलोन श्रीलंका का कार्य पूर्ण किया था। यद्यपि राजराज प्रथम ने अभी जो हमने देखा कि श्रीलंका पे आक्रमण कर वहाँ कुछ प्रदेशों पे अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। हम जानते हैं कि वो उत्तरी श्रीलंका को जिसने विजय प्राप्त किया था राजराज प्रथम ने, और राजेंद्र प्रथम ने वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया था, जहाँ 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम का अधिकार हो गया था। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन जिनमें से कथन 1 और 2 है, कथन ए है और आर उसका क्या है? कारण है, बताया गया है। तो कथन 1 है, एक हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। तो ये सही है, यानी कि उनके चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी है। तो कथन ए सही है। कथन आर है कि कारण आर है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया। तो चोलों शासक के ही द्वारा क्या हुआ था? उनके समय ही मंदिर के दीवारों पे अभिलेख लिखने का चलन जो था प्रारंभ हुआ, और जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण भी दिए गए थे, यानी कि उनके कार्य जो उन्होंने क्या किस साथी पर विजय प्राप्त किया है, कब किया है, तो ऐसा ऐतिहासिक विवरण भी हमें प्राप्त हुआ है। तो कथन ए भी सही है और उसके कारण भी सही है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ ऑप्शन 1 है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इधर शब्द है और इधर इसके विवरण दिए हुए हैं। तो एक साइड शब्द, दूसरे साइड विवरण। तो एरीपति क्या है इसे बताना है। तो एरीपति के बारे में इधर लिखा हुआ है कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए, ठीक है। तो ये देखते हैं सही है कि नहीं। चलिए और देखते हैं इसके जो ऑप्शन है। दूसरा है तनियूर, तो एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम। दूसरा है घटिका, प्राय मंदिर के साथ संबंध विद्यालय। तो देखिए जो हमने 1 देखा था तो वो सही था, ठीक है, वो राइट था। दूसरी की बात करें तो ये अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम था, तो नहीं, ये संघ में, ठीक है, और बड़े नगरों एक संघ में ग्राम हुआ करते थे, ठीक है। तो ये ब्राह्मण को दान दिए हुआ अकेले ब्राह्मण नहीं का दान किया हुआ समूह दान नहीं था तनियूर, तो ये गलत है। तीसरा है घटिका, तो प्राय मंदिर के साथ संबंध विद्यालय, तो ये सही है। तो ऑप्शन 3 सही है और 1 भी यहाँ देखेंगे तो 1 भी क्या था? सही था। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, तो इस कौन से ऑप्शन में जाएगा? तो ऑप्शन
डी में जाएगा, 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। अगर इसे विस्तार में देखना चाहें तो ये आप सभी यहाँ पे से रोक के इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो नाना देशी और मनीग्राम जो थी वो विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो ऑप्शन सी और डी दोनों सही आंसर हो जाएगा। और इसका यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, तो आप वीडियो को रोक के इसे पढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था, यानी कल्याणी को बेगी से जोड़ता था? तो हो जाएगा तंगर। तो तंगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये कल्याण तथा बेगी के मध्य स्थित था। तो हम लोगों ने अभी चोल साम्राज्य जो था उससे संबंधित प्रश्न कर लिए। अब चालुक्य का कर रहे हैं। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाते थे? तो वो वंश जो थे वो थे चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका यहाँ पे ये व्याख्या किया हुआ है, इसे आप सभी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य की राजधानी वातापी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। जान गए आप सभी क्या हो जाओ, आधुनिक नाम बादामी। 6ठी शताब्दी में ईस्वी में चालुक्य की राजधानी वातापी के चालुक्य मतलब राजधानी थी। और आगे देखें तो वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो वो हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास का नाम उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। यहाँ व्याख्या किया गया है, ऐहोल प्रस्तुति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मीण है। इस लेख की रचना किसने की है? रवि कृति, याद रखेंगे। और प्रस्तुति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के नाम यश प्राप्त किया है। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न इससे आगे पूछेंगे। तो अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। तो कौन से अभिलेख में कालिदास का जिक्र हुआ है? तो कौन सा है अभिलेख? प्रस्तुति। ठीक है। और किसने किया है? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ये 2-3 चीज़ आप पॉइंट को याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न है क्या है, यहाँ देखते हैं। प्रश्न है 41, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो ये प्रश्न देखिए आगे यहाँ पे। तो कहाँ हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय के में हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।